हेलो तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बड़ा भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ईंधन के प्रकार, ईंधन का ऊष्मीयमान, और बात करेंगे अपन आदर्श ईंधन की शर्तें क्या होती हैं। अंत में बात करेंगे कि ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाले हानिकारक पदार्थ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ईंधन की। देखिए, ईंधन क्या होता है? जिन पदार्थों को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है उन्हें ईंधन बोलते हैं। जिन पदार्थों को आप जलाएंगे और उनके जलाने से आपको अगर ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है, ऊष्मा मिल रही है, तो अपन उन पदार्थों को बोलेंगे कि ये ईंधन होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी, ये सभी जो उदाहरण हैं ये ईंधनों के उदाहरण हैं। उसके बाद आगे अपन बात करेंगे ईंधन के प्रकार की। मैंने यहाँ पर ईंधन के 3 प्रकार लिखे हैं। यहाँ पर जो ईंधन के जो प्रकार हैं ये उनकी अवस्था के आधार पर प्रकार है। अगर ईंधन की ठोस अवस्था है तो नाम हो जाएगा ठोस ईंधन। अगर ईंधन की द्रव्य अवस्था है तो नाम हो जाएगा द्रव्य ईंधन। अगर ईंधन की गैसीय अवस्था है तो हो जाएगा गैसीय ईंधन। जैसे अपन ठोस ईंधन की एग्जाम्पल की बात करें तो कोयला, द्रव्य के की बात करें तो पेट्रोल डीजल, और गैस ईंधन की बात करें तो एलपीजी और सीएनजी। तो ये इस प्रकार ईंधन के अवस्था के आधार पर प्रकार है। इसके बाद अपन बात करेंगे ईंधन का ऊष्मीयमान। अब देखिए, ईंधन का ऊष्मीयमान क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे आपके पास 1 केजी कोई ईंधन है, ठीक है। जैसे 1 केजी आप लकड़ी मान लो, लकड़ी को आप जलाओगे तो इससे ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब 1 केजी ईंधन से जितनी ऊष्मा प्राप्त हो रही है उसको अपन बोलेंगे कि ये इस ईंधन का ऊष्मीयमान है। अर्थात 1 केजी ईंधन के दहन से, पूर्ण दहन से जितनी आपको ऊष्मा प्राप्त होगी वही होता है उस ईंधन का ऊष्मीयमान। बड़ा सिंपल है, 1 केजी ईंधन को आप जलाओगे और उससे जो ऊष्मा प्राप्त होगी वही होती है उस ईंधन का ऊष्मीयमान। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसी ईंधन के 1 केजी के पूर्ण दहन से, किसी ईंधन के 1 केजी के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। अर्थात ईंधन के जलाने से जो अपन को ऊष्मा मिल रही है वही होता है उस ईंधन का ऊष्मीयमान। जो ऊष्मीयमान होता है, ऊष्मीयमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलो जूल अपॉन किलोग्राम। किलो जूल अपॉन किलोग्राम होता है वो जो ऊष्मीयमान का मात्रक होता है, जिसको अपन केजे अपॉन केजी से प्रदर्शित करते हैं, किलो जूल अपॉन किलोग्राम। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ पदार्थों के मान लिखे हैं, कुछ पदार्थों के ऊष्मीयमान के मैंने मान लिख आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। इनको अपन समझते हैं एक बार। तो देखिए, यहाँ पर मैं ऊपर लिखा है कि विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीयमान। जैसे गोबर के उपले की बात करें तो जब आप गोबर के 1 केजी उपले को जलाओगे तो आपको 6 से 8 हज़ार किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लकड़ी को जलाओगे, द्रव्यमान सबका 1-1 केजी लेना है और जो उनसे ऊष्मा प्राप्त होगी वो किलो जूल में प्राप्त होगी। लकड़ी से प्राप्त होगी 17 से 25 हज़ार के बीच में, कोयले के दहन से आपको प्राप्त होगी 25 से 33 हज़ार के बीच में, और पेट्रोल से प्राप्त होगी 45 हज़ार, मिट्टी के तेल से भी 45 और डीजल से भी 45। मिट्टी के इन तीनों से समान मात्रा में आपको ऊष्मा प्राप्त होगी, पेट्रोल, केरोसिनी और डीजल। आगे बात करते हैं अपन मेथेन की। किसकी बात करते हैं? मेथेन की। जो मेथेन के दहन से आपको ऊष्मा प्राप्त होगी 50 हज़ार जूल। और सीएनजी से, अगर सीएनजी की अपन बात करें तो इससे भी 50 हज़ार किलो जूल प्राप्त होगी ऊष्मा। एलपीजी की बात करें तो इससे 55 हज़ार। जैव गैस से, बायोगैस से, जो गोबर से बनती है, उससे जो ऊष्मा प्राप्त होगी वो होगी 35 से 40 हज़ार के बीच में। और सबसे ज़्यादा जो उसमें ऊष्मा प्राप्त होगी, ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा वो होगा हाइड्रोजन गैस के दहन से। 1 केजी हाइड्रोजन गैस के दहन से 1.5 लाख अर्थात 1,50,000 किलो जूल बटा किलोग्राम ऊष्मीयमान आपको प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस का। तो ये इस प्रकार मैंने यहाँ पर ईंधनों के ऊष्मीयमान बताए हैं आपको। इसके बाद बात करते हैं अपन अगले स्लाइड की। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है आदर्श ईंधन की शर्तें। आपने ईंधन बहुत देखे होंगे, कोयला, डीजल, पेट्रोल। अब ये सभी आदर्श ईंधन नहीं है। जब इनका आप दहन कराते हो तो उनसे कुछ हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं, कुछ उनमें कमी होती है।
अब आदर्श किसको बोलेंगे अपन, जो एकदम पूर्ण रूप से सही हो उसको अपन बोलेंगे आदर्श ईंधन। अब उसकी शर्तें मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि कौन कौन सी आदर्श ईंधन के पास शर्तें होनी चाहिए। तो हेडिंग है आदर्श ईंधन की शर्तें। जो पहली शर्त है वो ये है कि ये सस्ता और सुगमतापूर्वक उपलब्ध होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए और बड़े आराम से सुगमता से ये हमको उपलब्ध होना चाहिए, और साथ में ये बढ़िया तरीके से जले भी। दूसरा, इसका ऊष्मायमान अधिक होना चाहिए, कम मात्रा में अधिक ऊष्मा प्राप्त हो। 1 kg उस ईंधन लें अपन, उससे बहुत अधिक मात्रा में आपको ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा ईंधन होना चाहिए, अर्थात उसका ऊष्मायमान है वो अधिक होना चाहिए आदर्श ईंधन का। उसके बाद तीसरे जो शर्त है वो है ज्वलन ताप न तो बहुत कम हो और न ही बहुत ज़्यादा हो, अर्थात उस ईंधन का ज्वलन ताप वो मीडियम होना चाहिए, न तो ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, दोनों का मीडियम होना चाहिए ज्वलन ताप है। उसके बाद जब आप आदर्श ईंधन का दहन करते हो तो उससे आपको कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं प्राप्त होगा। जैसे आप लकड़ी का दहन करोगे तो आपको राख प्राप्त होगी, ठीक है। ठीक इस प्रकार ये अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचने चाहिए। आदर्श ईंधन बोलेगा कि जब मेरा दहन करोगे तो मेरे से कोई अपशिष्ट पदार्थ आपको प्राप्त नहीं होगा, अर्थात ये शर्त हो जाएगी अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता हो। अगली शर्त है जिसका परिवहन और भंडारण भी क्या हो, आसान हो, उसका आराम से अपन ट्रांसपोर्ट कर सकें और आराम से उसका स्टॉक भी करे सकें। तो ये हो गई भाई आदर्श ईंधन की शर्तें। इसके बाद अपन देखेंगे कि जब अपन ईंधनों का दहन करते हैं तो उससे हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे आप लकड़ी को जलाओगे तो उससे बहुत सारा धुआं प्राप्त होता है। गाड़ियों से जब उनके अंदर पेट्रोल डीजल जलता है तो उससे भी धुआं निकलता है। अर्थात जब ईंधन का आप दहन करते हो, दहन होता है ईंधन का, तो उनसे हानिकारक उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। अब कौन कौन से, आपकी बुक में 4 पॉइंट दिए गए हैं कि आपको ये 4 पॉइंट समझने हैं। कौन से हैं वो 4 पॉइंट? जब आप लकड़ी, कोयला और पेट्रोल का दहन करते हो, लकड़ी, कोयला और पेट्रोल का जब आप दहन करते हो, क्या करते हो, दहन करते हो, तो आपके पास अति सूक्ष्म कार्बन कण उत्पन्न होते हैं। लकड़ी को जलाओगे या कोयले को जलाओगे या फिर पेट्रोल को जलाओगे तो इनसे जो हानिकारक उत्पाद प्राप्त होंगे उनमें जो फर्स्ट है वो है अति सूक्ष्म कार्बन कण, क्योंकि जो ये ईंधन होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। जब इन ईंधनों का पूर्ण रूप से दहन नहीं होता तो कार्बन कण शेष रह जाते हैं और इनकी जो साइज होती है बड़ी अति सूक्ष्म होती है। जब अपन सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू हमारे फेफड़ों में चले जाएंगे और वहाँ पर श्वसन से संबंधित ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। कौन है? अति सूक्ष्म कार्बन कण। और ये किससे उत्पन्न होंगे? ये लकड़ी, कोयला और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब लकड़ी, कोयला और पेट्रोल का आप दहन कराओगे तो अति सूक्ष्म कार्बन कण उत्पन्न होते हैं। कार्बन कण दम एक रोग होती है, दमा एक श्वसन रोग होता है जैसा श्वास रोगों का कारण है। कौन है? कार्बन कण। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, अगला जो हानिकारक उत्पाद है वो कौन सा है वो देखिए। आपके पास एक बंद कमरा है, यहाँ पर मैंने एक क्या बनाया है, बंद कमरा बनाया है और ये उसका क्या है भाई, गेट है। यहाँ पर कोयला जल रहा है, बंद कमरा है और उसके अंदर कोयला जल रहा है, कमरा एकदम बंद है। अब देखिए जब कोयला का दहन होगा तो यहाँ पर एक गैस बनेगी। क्या बनेगी? एक गैस जिसको अपन बोलेंगे CO, जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आप बंद कमरे के अंदर कोयले का दहन करोगे तो आपको वहाँ पर एक गैस प्राप्त होगी जिसका सूत्र है CO, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों मोनो इसलिए बोला है मैंने क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, कार्बन भी एक ही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम है, इसका सूत्र है CO। और ये जो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अत्यंत विषैली गैस होती है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। जो कार्बन, जब आप इसके मानो आप इसके अंदर सो रहे हो तो आपकी इससे मृत्यु भी हो सकती है। इस गैस से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मृत्यु कब हो गई, आपका दम घुट जाएगा अंदर ही अंदर और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और ये कब होगा? जब कमरा बंद होगा और उसके अंदर कोयले का दहन होगा। क्यों होगा? वो तो होगा ही, आप करोगे, उससे गैस प्राप्त होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको मार देगी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला पॉइंट, इसके बाद अपन देखेंगे कि जो अगला जो हमारा पॉइंट है हानिकारक उत्पाद का, वो देखिए। अब देखिए जो अधिकांश पदार्थ होते हैं जब आप उनका दहन करते हो, अधिकांश ईंधनों की आप
मैं बात करूं तो देखिए हमारे पास बहुत से ईंधन है, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। जब आप इनका दहन करोगे तो आपको एक उत्पाद तो वहाँ पर देखने को मिलेगा, वो है CO2। कौन है भाई? CO2। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अधिकांश ईंधन का जब आप दहन करते हो तो आपको एक गैस प्राप्त होती है जिसका नाम है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 गैस विश्व उष्णन का कारण है। जो विश्व का जो तापमान है उसको बढ़ा देती है। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अधिकांश जो ईंधन होते हैं उनके दहन से आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, और ये जो गैस होती है ये विश्व उष्णन का कारण है। विश्व उष्णन क्या होता है कि जब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने को विश्व उष्णन कहते हैं। आपके पास ये धरती है, धरती माता है। जब धरती माता का तापमान बढ़ जाएगा तो इसको अपन बोलेंगे विश्व उष्णन। ये क्यों बढ़ेगा? क्योंकि धरती के अंदर ऊष्मा जो CO2 गैस है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और जो सूर्य से जो आने वाले प्रकाश किरणें हैं उनका ये अवशोषण कर लेगी और तापमान में क्या कर देगी? वृद्धि कर देगी, ठीक है। तो इसीलिए जो पूरा जो विश्व है उसका तापमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसी को अपन बोलेंगे विश्व उष्णन। और ये किसके कारण हो रहा है? ये CO2 गैस के कारण उत्पन्न हो रहा है। और CO2 गैस कहाँ आ रही है? अधिकांश ईंधनों के दहन से उत्पन्न हो रही है CO2 गैस, जो विश्व उष्णन का कारण है। अब देखिए जब विश्व का तापमान बढ़ जाएगा तो जो बर्फ के जो पहाड़ हैं वो पिघल जाएंगे। बर्फ के पहाड़ पिघलने के बाद क्या होगा? वो भयंकर बाढ़ आएगी, नदियाँ चलेंगी, तो समुद्र का जो जल स्तर वो भी क्या होगा? वृद्धि होगा उसमें भी। और जो वहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो उसके पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो काफ़ी भयानक समस्या है ये विश्व उष्णन, और इसका कारण है ये गैसें जो वातावरण का तापमान में क्या कर रही हैं? वृद्धि कर रही हैं। और ये क्यों आ रही हैं ये गैसें? क्योंकि अब जब यहाँ पर अपन ईंधनों का दहन करते हैं तो इनसे ये CO2 गैस प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, अगला देखिए जब आप कोयला और डीजल का दहन करते हो, जब आप डीजल का दहन करते हो तो आपको एक गैस प्राप्त होगी जिसको बोलते हैं SO2 का सल्फर डाइऑक्साइड। कोयला और डीजल के दहन से आपको गैस प्राप्त होगी सल्फर डाइऑक्साइड, और पेट्रोल के दहन से आपको प्राप्त होंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कोयला और डीजल के दहन से प्राप्त होंगे सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात सल्फर के ऑक्साइड, और पेट्रोल के दहन से आपको प्राप्त होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब देखिए जो सल्फर के जो ऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ये दोनों ही वातावरण के अंदर गैस के रूप में उड़ते रहेंगे और अंत में चले जाएंगे बादलों के पास जहाँ पर पानी है। अब जो बादलों के अंदर जो पानी है, जो वर्षा होएगी उस पानी की, तो उस पानी में ये घुल जाते हैं। कौन? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और उस पानी को वो अम्लीय कर देते हैं। जब बारिश होगी तो उस बारिश को अपन बोलेंगे अम्लीय वर्षा। तो मैंने यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा है कि जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा कराती है। क्यों कराते हैं? क्योंकि जो नाइट्रोजन और सल्फर है वे अधात्वीय ऑक्साइड है, इनकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति होती है। कैसे प्रकृति होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। जब ये पानी के साथ घुल जाएंगे तो उसको भी अम्लीय बना देंगे, अर्थात उसका pH मान कम कर देंगे, उसको खट्टापन उसका बढ़ा देंगे। अब वर्षा बारिश होगी तो उस वर्षा को अपन बोल देंगे अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा जब बारिश होगी ना अम्लीय वर्षा की, तो उसके काफ़ी नुकसान होते हैं भाई। जो यहाँ पर जो जल के अंदर जो जीव रहते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है उससे, अम्लीय वर्षा से, और उनकी कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है अम्लीय वर्षा से। तो मैंने यहाँ पर लिखा है अम्लीय वर्षा से होने वाली हानियाँ, जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, फसलों और भवनों को भी काफ़ी नुकसान होता है। जो हमारी जो फसल होती है और जो मकान होते हैं, भवन होते हैं, उनको भी अम्लीय वर्षा से काफ़ी नुकसान होता है। वो टूटने लगते हैं, फसल खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब ये बताओ, आप पेट्रोल, डीजल, कोयला इनका दहन कर रहे हो तो ये ऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं। अब अपन को पर्यावरण को बचाना है, सुरक्षित रखना है, तो आप कौन से ईंधन का काम प्रयोग में लाओगे, अर्थात कौन से ईंधन को आप उपयुक्त करोगे? तो देखिए जो CNG जो गैस होती है, जो गाड़ियों के अंदर डलती है उनको चलाने के लिए, तो वो गैस क्या होती है? जब उस गैस का दहन होता है तो सल्फर और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उनकी बहुत कम मात्रा बनती है, अर्थात ये पेट्रोल डीजल से तो बढ़िया है। क्यों है? क्योंकि इसके जो हानिकारक उत्पाद है वो कम बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जो CNG गैस होती है इनका पूर्ण दहन होता है, ये पूर्ण रूप से जल जाती है, और जो इनसे जो हानिकारक उत्पाद बनते हैं वो भी क्या बनते हैं? कम बनते हैं। अर्थात जो CNG गैस होती है वो कम प्रदूषक होती है। प्रदूषक तो होती है लेकिन ये पेट्रोल डीजल की तुलना में
कम प्रदूषक होती है। इसीलिए अपन को पेट्रोल डीजल के स्थान पर सीएनजी को उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कम प्रदूषक होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पॉइंट हुए हैं, ये सभी पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर करा दिए हैं कि अम्लीय वर्षा से होने वाली हानियाँ, अम्लीय वर्षा, और ये क्यों होती है अम्लीय वर्षा, क्योंकि जो सल्फर और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो वर्षा जल के साथ मिल जाएंगे। और मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंटों की बात की है, जैसे आदर्श गैस की शर्तें क्या हैं, ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाले हानिकारक उत्पाद। तो इस प्रकार इस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है, ये हमने कवर कर लिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको बार बार मिलती रहे। ओके, धन्यवाद।